तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 के फिजिक्स और आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 4। ठीक है, और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ और सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए क्या करेंगे हम लोग, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ध्यान से देखिएगा थोड़ा। कूलम्ब्स लॉ क्या, इसे पढ़ने से पहले एक चीज याद है आप लोगों को, पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सिव करेगा। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सिंग करेगा। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्टिव। ये करेगा रिपल्सिंग, ये करेगा अट्रैक्टिव। नहीं पढ़े थे, लाइक चार्ज रिपल्सिंग ईच अदर और लाइक चार्ज अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से, अब देखा जाए, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ भी प्लस Q2 चार्ज है। अब दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सिंग करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिंग करेगा। ये इस तरफ करेगा, ये इस तरफ करेगा। सुनिए फिर लीजिए ध्यान से, आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये कूलम्ब्स लॉ बना क्यों, आया कहां से, क्यों आया। आइए, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल्सिंग करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा तब ना रिपल्सिंग होगा। बिना फोर्स लगे हुए चार्ज थोड़ी ना दोनों घस जाएगा। तो जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो चार्ज तो घसगा नहीं, तो फोर्स लग रहा है। तो अब क्वेश्चन आया कि ये फोर्स जो लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। सुनिए ध्यान से, दो क्वेश्चन, फोर्स कितना लग रहा है दोनों चार्ज पर, और चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चार्ज पर। आइए, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो तो चार्ज के नेचर देख के पता चल रहा है कि चार्ज है और दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को अपोजिट ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी रिपल्सिंग करेंगे ना। यानी ये देखिए डायरेक्शन पता चल रहा है, चार्ज के नेचर से पता चल रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है। लेकिन यानी जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये नहीं मालूम चल रहा है। चार्ज जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज पर, उसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये डायरेक्शन पता चला किससे, चार्ज के नेचर से। किससे, चार्ज के नेचर से। मजा आने वाला है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी को देने के लिए, चार्ज के मैग्नीट्यूड को देने के लिए, वैल्यू को देने के लिए आए कूलम्ब्स लॉ और अपना लॉ दिए। चलिए इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। समझ में आया, किससे पूछे भाई कूलम्ब्स लॉ पढ़ा तो हाँ फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे भाई आया कहाँ से, क्यों आया, कारण क्या था ना। तो चार्ज जब किस डायरेक्शन में जाता है तो नेचर से पता चल जाता है। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि सॉरी चार्ज किस डायरेक्शन में जाता है, यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है वो तो मालूम चल जाता है चार्ज के नेचर से। लेकिन फोर्स कितना लगता है उसको ही साबित करने के लिए, उसको देने के लिए आए कूलम्ब्स लॉ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ डिफिनेशन इसका लिखेंगे ना, उससे समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं डिफिनेशन। आइए मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए। चलिए लिखिए, द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन between any two charges, लिखिए लिखिए लिखिए, is directly, लग रहा है आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि रात का समय है, कीड़ा बहुत ज्यादा उड़ रहा है। ठीक है, चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges and universally proportional to the square of distance between them। आइए, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का कुछ डिफिनेशन है। ठीक है, अब देखिए क्या है, द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन
any two charges is directly proportional to the product of charges। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बोलिए या मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस बोलिए, ठीक है। उसका एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान से समझिएगा। अब इसने इसके वजह से लग रहा है कि ये फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेज ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। सुनिए, यानी कि अब ले लीजिए आप लोग एक प्लस क्यू चार्ज Q1 और एक प्लस Q2 चार्ज, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस ले लीजिए r, सेंटर से डिस्टेंस क्या ले लीजिए r। अब दोनों क्या है, कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। ध्यान समझिएगा, थोड़ा फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगाया, ये इस तरफ फोर्स लगाया, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल्सिंग कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, कि ये जो परिभाषा कर रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनी टू चार्जेज, कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेज। तो दोनों को प्रोडक्ट जी Q1 इंटू Q2। फिर दूसरा बात क्या कहा है कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच के, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के यूनिवर्सली ना, यूनिवर्सली मतलब नीचे आना चाहिए, व्युत्क्रम जानते हैं ना आप लोग। चलिए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ये हो सकता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। और सुनिए, दोनों बात ये कूलम्ब्स लॉ ने कहा, और कूलम्ब्स ने क्या कहा, सुनिए, कि ये जो फोर्स जो है, ये फोर्स जो है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और क्या कहा, सुनिए, ये सब बात याद रखिए। और क्या कहा कि जो ये दिस जो फोर्स जो है, ये फोर्स जो है, यह फोर्स, दिस फोर्सेज एक्ट्स अलोंग, अरे नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, लिखिए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेज। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, क्या कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। उसने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² ना, या फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस क्या है, r ना है, इसका स्क्वायर है ना, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना। उसके बाद कहा कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, फोर्स मीडियम पर डिपेंड्स करता है, मीडियम पर। सुनिए, और क्या है कि दिस फोर्स, यह जो फोर्स रहेगा वो एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज। तीनों जब भाई ई जो है इस पर फोर्स लगाया तो उन्हें में भगा दिया, इस पर फोर्स लगाया तो मारा एक पर इन्हें में भगा दिया। नहीं, जो लाइन बनेगा ये सेंटर से, इसके जो सेंटर से लाइन जो बनेगा इसी लाइन पर ये जाएगा, जितना जोर से मारे एकदम लाइन पर जाएगा, जितना जोर से मारे इधर से लाइन पर जाएगा। इन्हें यहाँ से मारेगा तो उन्हें भाग जाएगा छक्का, नीचे आएगा, नहीं, ये गलत, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेज, ठीक है। अब सुनिए, अब मैथमेटिकली तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको बढ़िया से। कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसको यहाँ पर लिखे, चलिए, ये दोनों को फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को हम लोग लिखते हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। ये दोनों को एक साथ लिख दिए। अब क्या देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट तय करेगा, आया कि नया कांस्टेंट। चलिए, तो हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, बराबर k Q1 Q2 अपॉन r²। एक तरीका और लिख सकते हैं, के जगह पे कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सुनिए, फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब के जगह पे आया 1/4πε0 ना, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग थोड़ा अगले लेक्चर में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं ε0। अब सुनिए के क्या है ना, के जो है वो के है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कहाँ लिख दे, यहाँ पर सुनिए 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 सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, के जो है वो क्या है, वहां से यहाँ लिख लिया, उसको इसमें लिखिएगा। क्या है? कांस्टेंट है, वो डिपेंड, के जो है डिपेंड्स करता है, सुनिए यहाँ लिख देते हैं, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। के कांस्टेंट है, वो के जो है डिपेंड करता है किस पर? मीडियम पर। और यहाँ पर हम लोग के की वैल्यू जानते हैं ना, के को तो हम लोग बोलते हैं क्या, के को क्या बोलते हैं 1/4πε0। और के की वैल्यू क्या होता है? के की वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देख लीजिए, आइए यहाँ से। अब देखिए के की वैल्यू ना, तो के बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्रॉस में करें F × r² इक्वल टू के Q1 Q2। अभी F होता है फोर्स का न्यूटन, R का R यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर इक्वल टू के, और Q1 Q2 यानी कूलम 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 स्क्वायर। तो ये कूलम स्क्वायर नीचे चला गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के का वैल्यू होता है। ε0 का भी लिख दें, ε0 का भी लिख दें। चलिए ε0 का वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻12, और इसको उल्टा कर दीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया ε0 का मान। ये आप लोगों को जब न्यूमेरिकल कीजिएगा ना तो एकदम मजा आएगा करने में, ठीक है, ये सब आएगा। चलिए, और ये सब लिख लिए, कोई दिक्कत? ये सब लिख लिया गया, ये समझ में आया बढ़िया से, ये समझ में आया ना भाई, ये समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा दें, मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। और कुछ और बातें लिखना जरूरी है, आइए कुछ और बातें लिखते हैं। चलिए इसको तो हो गया। अब बातें क्या है कि कहिएगा सर ये वो चीज और बता दीजिए। क्या बता दे भाई? कहिएगा सर क्या ये दोनों जो फोर्स जो लगाएगा चार्ज एक दूसरे पर, क्या वो बराबर बराबर लगाएगा? एकदम बराबर लगाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर ये दोनों तो फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पर, लेकिन फोर्स जो लगा रहा है वो इक्वल लगा रहा है ना, कि थोड़ा कम बेसी लगा रहा है एक दूसरे से, लेकिन दोनों एक दूसरे पर फोर्स सेम लगा रहा है, इक्वल लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर लिखना चाहे तो सुनिए, ये जो है फोर्स जो है इस पर या इस पर एसी पर निकालिए। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स लग रहा है 2 पर, किसके वजह से? 1 के वजह से। यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पर फोर्स ऑन 1, फोर्स लग रहा है 1 पर, ड्यू टू किसके वजह से? 2 के वजह से। अब सुनिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स जो है ड्यू, सुनिए ध्यान से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर दीजिए इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ना, इसमें वेक्टर लगाइए, लेकिन एगो में माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लगा? क्योंकि एगो इस तरफ जा रहा है, एगो इस तरफ जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो एगो में तो माइनस लगबे करेगा, क्योंकि एंगल बनना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू होता है cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है, तो सब वेक्टर में पढ़ेंगे, टेंशन लीजिए। चलिए, तो इसको देखा जाए थोड़ा ध्यान से, क्या है कि ये जो फोर्स जो लग रहा है ना, ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स तो सेम लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस। अब सुनिए, हम ये बोल सकते हैं क्या कि फोर्स बराबर क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ना, मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चले अब हम लोग आगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ पे। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि फोर्स कितना लगता है? फोर्स सेम लगता है, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, इसलिए हमने एक प्लस लिया, एक
माइनस लिया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अगला टॉपिक पर, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए इसको पढ़ते हैं, आगे देखा जाए थोड़ा ध्यान से। इस पर अगले लेक्चर में कुछ सवाल करेंगे। आइए हम लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, कहाँ कहाँ। सबसे पहले तो जान लीजिए कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज पे वैलिड है। पॉइंट चार्ज कहिएगा कि सर इतना बड़ा चार्ज है ना, इतना बड़ा कोई बॉडी है, इतना बड़ा कोई बॉडी है ना, चार्ज है, इस पर चार्ज है, क्या ये वैलिड है? तो कहिएगा नहीं है। एकदम इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है ना, इतना छोटा कोई बॉडी है, चार्ज है ना, तो ये वैलिड है कूलम्ब्स लॉ में है। हम कहते हैं क्या कि इतना बड़ा चार्ज भी जो है वो भी वैलिड है। कब वैलिड होगा? जब इतना बड़ा चार्ज एक यहाँ रखे और एक बहुत दूर यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे उसका, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर वहाँ देखेंगे तो क्या लगेगा, ये पॉइंट चार्ज है दोनों ना, ये दोनों लगेंगे पॉइंट चार्ज है। तो वही बात है। चलिए तो हम लोग पहला लिखते हैं, सबसे पहला लिखिए कि लिखिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ valid only on पॉइंट चार्जेस, यानी पॉइंट चार्जर पर क्या होता है, ये वैलिड होता है। ठीक है, और सुनिए दूसरा है कि कूलम्ब्स लॉ, ये भी देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग नोट्स में। कूलम्ब्स लॉ डू नॉट वैलिड ऑन एक्सपांडेड चार्जेस, यानी कि ये एक्सपांडेड मतलब बड़ा चार्ज पे अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पर चार्ज है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक इसी के बगल में इतना ही बड़ा रख लिया जाए ना, तो ये जो होगा ये वैलिड कूलम्ब्स लॉ यहाँ नहीं होगा। दोनों पॉजिटिव, हाँ इसी को अगर एक दूसरे के बहुत दूरी पर रख दिया जाए, डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया जाए ना, देखने से लगेंगे कि ये बहुत एक दूसरे के दूरी पर, यहाँ से देखने पर लगे कि पॉइंट चार्ज है, और वहां से भी देखने पर ये बॉडी जो ये चार्ज लगे कि पॉइंट चार्ज है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वस्तु को भी हम एक दूसरे के बहुत दूरी पर रखेंगे तो वो पॉइंट चार्ज होंगे। आइए तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो क्या लिख सकते हैं, देखिए कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड चार्ज एट रेस्ट। कूलम्ब्स लॉ वैलिड कब होता है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज चल नहीं रहा है, चार्ज जब रेस्ट पर होगा तब कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, नहीं तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन एक चीज और लिख लीजिए, कूलम्ब्स मार्कर खत्म हो रहा है, कूलम्ब्स लॉ डू नॉट वैलिड व्हेन चार्ज इन मोशन। चार्ज जब मोशन में होगा तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा, क्या सर एक चार्ज जो है, यहाँ तो दोनों चार्ज कूलम्ब्स लॉ में वैलिड होगा जब दोनों चार्ज होगा, चार्जेज लगा लीजिए, चार्जेज एट रेस्ट, दोनों चार्ज जब रेस्ट पर होगा, रुका होगा तब वैलिड है ना, और जब चार्ज मोशन में होगा तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग वैलिड उसको नहीं बोलेंगे, कूलम्ब्स लॉ वहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, वो तो हम लोग करेंगे अगले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, जब चार्ज मोशन में होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, सर क्या एक चार्ज मोशन में है और एक चार्ज रेस्ट पे है, तो बताइए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों से। चलिए लिखते हैं कि वेन, डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चन आप लोगों से, आइए, वेन वन चार्ज at rest and another charge in motion, तब बताइए कि यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ जो होगा वो वैलिड होगा कि नहीं होगा।
ये दोनों में आप लोगों को बताना है। और लेक्चर को हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ पे समाप्त, क्योंकि आज जो है कीड़ा बहुत दूर रहा है, नहीं तो यहाँ पे हम ये क्या था, सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स करा देते हैं। अब ये जो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, इस पर हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लेकर के सिमिलरिटी उसी में करा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। और उसी में कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आज जो कीड़ा जो है ज्यादा परेशान कर रहा है, तो लेक्चर यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। कैसा लगेगा, कैसा लगा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने नहीं भूलिएगा। और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक क्या करते रहे, इसको रिविजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें और अगला लेक्चर का इंतजार करते रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।